एक प्रश्न पूछा है एक मित्र ने कि मेरा कॉन्शियस माइंड तो काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर काम करता हूँ और मेरा फोकस भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहाँ तक प्रज्ञा का सवाल है, वह मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मेरे अंदर प्रज्ञा है? क्या कॉन्शियस माइंड जो मेरा इतने अच्छे तरीके से काम करता है, क्या यही प्रज्ञा है? इस प्रश्न के उत्तर में हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला कि यह चेतन मन जिसको कॉन्शियस माइंड कहा जा रहा है, यह कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जिसको हम कह रहे हैं कि हम काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फोकस भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन क्या यह प्रज्ञा है? इस बात पर बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शीलवान है, साधक है, समाधि को भी प्राप्त होता है और कई धार्मिक रहस्यवादी ध्यान साधनाओं में समाधि लोग लगाते भी हैं, उन्हें कुछ सुख शांति भी मिलती है। सांस की बजाय वह किसी मंत्र को बार बार दोहराते हों, किसी रूप और किसी शब्द को बार बार दोहराते हों, ध्यान देते हों, तो उनका ध्यान एकाग्र हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। लेकिन यह शांति वास्तविक नहीं है। चेतन मन अगर फोकस हो जाए, चेतन मन अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसके अंदर प्रज्ञा भी पैदा हो गई हो। क्योंकि प्रज्ञा जब पैदा होती है तो उसके लिए दो बातों को एक साथ होना बहुत जरूरी होता है, संज्ञा और विज्ञान। संज्ञा और विज्ञान जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तभी प्रज्ञा पैदा होती है, तभी प्रज्ञा का उदय होता है। संज्ञा का अर्थ है पदार्थ के भेद जैसे रंग, रूप आदि को जान लेना, और विज्ञान का अर्थ है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करना, क्लासिफाई करना, प्रॉपर तरीके से किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अवस्था को, किसी भी परेशानी को, किसी भी संस्कार को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर पाना, उसको जिस तरह से वो है उसको वैसे ही देखना सम्यक रूप से, वहाँ प्रज्ञा पैदा होती है। अगर हम यह सोचें कि मेरा ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है, मैं कॉन्शियस माइंड मेरा बहुत अच्छा काम करता है, मैं सक्रिय अवस्था में रहकर बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, फोकस भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन क्या यह प्रज्ञा है? नहीं, यह प्रज्ञा नहीं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बहुत सालों से कॉन्शियस माइंड से ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान एकाग्र भी कर लेता है और बहुत लंबे समय से ध्यान में बैठा हुआ है, योगी हो चुका है, लेकिन कामुकता के व्यवहार की बातें, कामुकता का मन उसके अंदर अभी भी काम कर रहा होता है, क्रोध अभी भी उसके अंदर होता है, वह किसी को भी श्राप दे देता है। ऐसी कहानियां हमने जरूर अपने आध्यात्म के संबंध में, जो भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनमें हमने ऐसे योगियों के बारे में, ध्यानियों के बारे में कहानियां सुनी हैं, पढ़ी हैं कि किस तरह से लंबी ध्यान साधना, लंबी ध्यान में गहराइयों में उतरने के बावजूद उनके अंदर कामुकता और क्रोध पैदा हुआ और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को बर्बाद करके रख दिया। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कॉन्शियस माइंड से हमने अपने मन को दबाने की कोशिश करी, अपने विचारों को, संस्कारों को दबाने की कोशिश करी,
और हमने नजर बना के रखी है उन पर, लेकिन हमारे अंदर उस विचार का, उस कामुकता के भाव का, उस क्रोध के भाव का क्लासिफाई नहीं कर पाए हम उसको प्रॉपर तरीके से उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कर पाए। विश्लेषणात्मक अध्ययन जब होता है, यानी जब विज्ञान पैदा होता है, जब विज्ञान और संज्ञा दोनों एक साथ पैदा होती है, तब प्रज्ञा का जन्म होता है। शील में प्रतिष्ठित होकर योगावचर समाधि की भावना करता है। शील में प्रतिष्ठित होकर, बिना शील में प्रतिष्ठित हुए समाधि की भावना करने का कोई लाभ नहीं। और जिन योगियों की बात की जा रही है, जिन्होंने कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से अपने संस्कारों को दबाने की कोशिश की, उन पर काबू करने की कोशिश की, उनकी क्या हालत हुई यह हम कहानियों में पढ़ते हैं। लेकिन जब शील में प्रतिष्ठित होकर योगावचर समाधि की भावना करता है, जब चित्त एकाग्र हो जाता है, तब वो संस्कारों की यथार्थता के बोध के लिए उसका प्रयोग करता है। आप समझ रहे? कॉन्शियस माइंड से अगर हम समाधि की भावना करें, लेकिन अगर हम शील में प्रतिष्ठित न हो, हमारा चित्त एकाग्र हो गया हो, लेकिन हमने संस्कारों की यथार्थता के बोध के लिए उसका प्रयोग नहीं किया, यानी हमारे अंदर संज्ञा तथा विज्ञान दोनों का उदय नहीं हो पाया, दोनों जुड़ नहीं पाई, तो फिर प्रज्ञा पैदा नहीं हो पाएगी। तब हम योगी तो बन जाएंगे, तब हम ध्यानी तो बन जाएंगे, लेकिन हमारा क्रोध, हमारा काम हमारे वश में नहीं होगा। वो कभी भी फूट पड़ सकता है और वो कभी भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। संज्ञा पदार्थ के भेद जैसे रंग रूप को जान लेना और विज्ञान यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लेना, क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तब हम कहते हैं कि प्रज्ञा का उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि इस प्रज्ञा से हम अपने चित्त को एकाग्र करके देखेंगे और उसके संस्कारों की यथार्थता के बोध को अच्छी तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे, वहां रुक पाएंगे, अपने संस्कारों को देख पाएंगे। संस्कारों को देखने से संस्कारों का प्रहाण होता है, न कि दबाने से, न कि योग में या समाधि ध्यान में बैठकर चित्त को एकाग्र मात्र कर लेने से, कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को अच्छे से फोकस कर लेने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक कि विज्ञान का उदय न हुआ हो। एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रज्ञा के द्वारा पदार्थों को का नानात्व तथा उनके लक्षणों को समझते हैं एवं उनका साक्षात्कार भी करते हैं। इन्हें इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे एक सौदागर है, सौदागर के काउंटर पर सिक्कों का ढेर है। एक सौदागर है यानी एक बिजनेसमैन है, उसके काउंटर पर सिक्कों का ढेर रखा हुआ है और 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। एक बच्चा खड़ा है, एक गांव का आदमी खड़ा है और एक सुनार खड़ा है। अब बच्चा केवल सिक्कों के रंग और रूप को पहचानता है। उसने रंग देखा कि सिक्का सोने की तरह चमक रहा है, पीला पीला दिख रहा है। उसने रंग देखा, उसने रूप देख लिया, उसने पहचान लिया कि यह सिक्का है और यह पीले रंग का है। दूसरा गांव का एक व्यक्ति खड़ा है, वह उसके मूल्य को भी समझ लेता है,
बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि इसका मूल्य कितना है, इसमें 10 रुपये लिखा है या 20 रुपये लिखा है या 1 पैसा लिखा हुआ है या इसमें 100 रुपये लिखे हुए हैं। उसे तो खाली उसमें कलर, उसका रंग दिख रहा है और उसे यह पता चल रहा है कि यह चमक रहा है। गांव का आदमी उसके मूल्य को भी देख लेता है कि 10 रुपये का सिक्का है या 100 रुपये का है या 50 रुपये का है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, जो सुनार है, वह उसके असली या नकली होने का, सोने का होने का या सोने का नहीं होने का, खरा है या खोटा है, उसको भी पहचान लेता है। वह असली सिक्के को और नकली सिक्के में अंतर कर लेता है, उनको अलग अलग कर लेता है। अब इस बात से हमें यह पता चला कि 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक ही इस प्रकार का सिक्का है, उस एक प्रकार के सिक्के को 3 व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब इसको और क्लासिफाई अगर करें तो बच्चे के ज्ञान जैसा है उसे हम संज्ञा कहते हैं, क्योंकि बच्चे ने क्या पहचाना? बच्चे ने रंग पहचाना कि यह पीले रंग का है और चमक रहा है, यह संज्ञा हुई। और जो गांव का आदमी है वह विज्ञान हुआ, क्योंकि उसने उसको क्लासिफाई किया कि यह 10 रुपए का है या 20 रुपए का है सिक्का है या 100 रुपए का सिक्का है। लेकिन प्रज्ञा जो है, जो सम्यक तरीके से देखी जा रही है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से देखी जा रही है। सम्यक दृष्टि से जब देखा जाता है, सम्यक संकल्प से जब देखा जाता है, जब संकल्प किया जाता है, तब यह दोनों के प्रतिष्ठित होने पर प्रज्ञा का जन्म होता है, प्रज्ञा खिलती है। तो प्रज्ञा क्या है? यहाँ पर जो सुनार है, वह सुनार प्रज्ञा का काम कर रहा है, क्योंकि सुनार ने तीनों चीजें देखी हैं। सुनार ने सिक्का भी देखा है, पीले रंग का है, चमक रहा है। सुनार ने विज्ञान का भी काम किया। सुनार ने यह भी देखा कि यह 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 100 रुपये का है। और तीसरा, सुनार ने उसको पूरे तरीके से क्लासिफाई किया, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प से उसको जाना है कि यह नकली सिक्का है या असली सिक्का है, यह खरा है या खोटा है, यह सोने का है या सोने का नहीं है। तो सुनार ने उसको सम्यक दृष्टि से, सम्यक संकल्प से देखा है। यह सुनार जो है, यही प्रज्ञा का काम कर रहा है। अब हमें बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि संज्ञा क्या है और विज्ञान क्या है और प्रज्ञा क्या है। संज्ञा केवल वस्तु की उपस्थिति को बता सकती है। विज्ञान बुद्धि के स्तर पर काम करता है, यानी विज्ञान ने बुद्धि के स्तर पर यह देखा कि यह 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का सिक्का है, 20 रुपये का सिक्का है या 100 रुपये का सिक्का है। और जो प्रज्ञा है वह विवेकशील है, यानी वह लौकिक पदार्थों की यथार्थता एवं लोकोत्तर मार्ग की प्राप्ति में समर्थ होती है। यानी जो प्रज्ञा है, जो विवेकशील व्यक्ति है, उस सिक्के को उसको पूरी तरह से देख लेती है कि यह पत्थर का है, लोहे का है, सोने का है, खरा है या खोटा है। सोने का जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या सोने का है? यह प्रज्ञा हुई कि वह उस सिक्के के अंदर इतनी सम्यक दृष्टि है उसके अंदर कि वह उस पूरे सिक्के की धातु को बता सकता है कि यह खरा है या खोटा है। इसी तरह से प्रज्ञा की भूमि स्कंध, आयतन, धातु, इंद्रिय, सत्य तथा प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रज्ञा की भावना से पहले योगावचर को अच्छे से विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जब प्रज्ञा पैदा होती है, प्रज्ञा की भावना उठती है, प्रज्ञा खिलती है, तो उसमें संज्ञा भी होनी चाहिए, उसमें विज्ञान भी होना चाहिए। और जब प्रज्ञा खिलती है तो उसमें धातु, इंद्रिय, आयतन, सत्य तथा भूमि स्कंद तथा प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में भी पूरी तरह से
पता होना चाहिए। यानी वह प्रतीत्य समुत्पाद किन कारणों से, किन कार्यों से कारण और किन कारण से फिर कार्य का सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है, खिल रहा है, पता चल रहा है, वह सब प्रज्ञा। प्रज्ञा सम्यक है, सम्यक दृष्टि, पूरी तरह से अंदर और बाहर से जैसा है उसको वैसे ही देख लेना। इसीलिए जब भी हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी ध्यान साधना में हमारी पकड़ कितनी हुई, ध्यान साधना में हम कहाँ तक पहुँचे, हमारी कितनी प्रगति हुई, उसका सिर्फ एक ही मापदंड है कि क्या हमारे अंदर प्रज्ञा का उदय हुआ। क्योंकि प्रज्ञा सम्यक दृष्टि से देखती है। प्रज्ञा संज्ञा और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर देखती है। और प्रज्ञा जब खिलती है तो तभी बुद्धि की गहराइयों से देखा जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पेड़ को जमीन के स्तर से बिल्कुल काट दो, कुछ दिखे ही नहीं, यहां तक कि जड़ें भी काफी हद तक काट दो, लेकिन जड़ का कुछ भाग भी यदि धरती में रह जाता है तो वह खाद पानी पाकर कुछ समय बाद फिर से उगकर वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तृष्णा रूपी विकार को अगर जड़ से पूरी तरह नष्ट नहीं किया तो वह दुख बनकर बार बार निकलता रहता है। यानी अगर सम्यक दृष्टि से कोई भी कृत्य नहीं किया गया, अगर सम्यक दृष्टि से कुछ भी नहीं देखा गया, तो यह संभावना है कि बार बार उसमें गलती हो जाए, यह संभावना है कि बार बार उससे संस्कारों का उदय हो। इसीलिए जब तक हमारे अंदर प्रज्ञा नहीं खिलेगी तब तक हम अपने संस्कारों को नहीं देख सकते पूरी तरह से, और जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं देख पाएंगे तब तक इस भवलोक से, इस भवसागर से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संस्कार फिर खिल जाएगा, संस्कार फिर अपना सर उठाने लगेगा, संस्कार फिर हमें बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसा देगा। तो हमें बुद्ध के वचनों पर अच्छे से विचार करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रज्ञा का क्या अर्थ है। प्रज्ञा के बाद ही हम अपने संस्कारों को सम्यक तरीके से देखने में समर्थ हो पाएंगे, और जब भी हम अपने संस्कारों को देख पाएंगे तभी हमारे अंदर मुक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। और मुक्ति का बीज जब अंकुरित हुआ तो तभी सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के खिलने की, सम्यक समाधि में उतरने की संभावना बनती है। और जो भी व्यक्ति सम्यक समाधि में उतरता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में, ध्यान साधना में गहरे में उतरने में सहारा लेना चाहिए। नमो बुद्धाय।